दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली की गलियों में पोस्टर चस्पा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दिया। जरा कल्पना कीजिए, जो हालात हैं उसमें आने वाले वक्त में दिल्ली के बच्चे ही अगर सड़क पर निकल जाएं और पोस्टर चस्पा करने लगे कि मोदी जी आपने हमारे पिताजी की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया, तब सरकार का क्या जवाब होगा। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पोस्टर बच्चों को लेकर चस्पा किया गया कि उनकी वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया गया, तो 23 एफआईआर 23 थानों में हो गई, 25 गिरफ्तारियां हो गई। जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो पोस्टर चस्पा करने वाले थे, वह पोस्टर को ई रिक्शा में ढोने वाले थे, वह प्रिंटिंग प्रेस में छापने वाले थे, वह कॉन्ट्रैक्ट लेकर पोस्टर को दिल्ली की सड़कों पर चस्पा करने वाले थे। अधिकतर दिहाड़ी मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो 18 साल से बड़े हैं। 19 साल की उम्र के व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जब बच्चे अगर ये पोस्टर छापना शुरू कर देंगे और बच्चे दिल्ली की सड़कों पर इसे चस्पा शुरू करने देंगे कि हमारे पिताजी की वैक्सीन को आपने विदेश क्यों भेज दिया, तब दिल्ली पुलिस का क्या जवाब होगा। दिल्ली पुलिस क्या वाकई किसी कानून के तहत गिरफ्तार कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, या फिर सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, या फिर स्थितियों को डायवर्ट करने के लिए। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस आईपीसी की धारा एफआईआर में दर्ज की गई है वो आईपीसी 188 है और 269 है। आईपीसी की धारा 188 कहती है सरकारी अधिकारी की ओर से जारी आदेश या नियम का उल्लंघन किया गया। किसी भी सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने यह कतई नहीं कहा कि दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर चस्पा नहीं होना चाहिए, फिर भी इस धारा को लगाया गया। न ही सरकार की तरफ से कहा गया कि आप पोस्टर चस्पा नहीं करें। दूसरी बात जो कि 269 है, 269 आईपीसी की धारा, यह कोरोना बीमारी के प्रति लापरवाही बरतने के लिए है। लेकिन इस पोस्टर चस्पा करने के वक्त जो लोग पोस्टर चस्पा कर रहे थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था। लापरवाही इस पोस्टर में लिखे शब्दों को लेकर हो सकती है, लेकिन इन शब्दों की हकीकत क्या है हमें लगता है यह भी जानना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे दिल्ली पुलिस जिस कानून के तहत का जिक्र करती है कि हम कानून के तहत काम कर रहे हैं, इससे पहले दिल्ली में जो हाथ मदद के लिए उठे उनसे भी जांच करने दिल्ली पुलिस पहुंच गई और कहा कि यह हाईकोर्ट का निर्देश है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाहे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास हो, चाहे आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे हो, चाहे कांग्रेस के मुकेश हो या गौतम गंभीर हो, किसी से भी हम इसलिए पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट का निर्देश है। यहीं पर अगला सवाल आता है कि याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ का यह कहा हुआ शब्द है कि किसी भी हालत में अपनी जरूरतों को लेकर अगर इस देश का नागरिक सरकार से सवाल करता है या सरकार को सोशल मीडिया पे भी कुछ लिख देता है तो सरकार ना उसे गिरफ्तार कर सकती है, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इन शब्दों को दिल्ली पुलिस ने नहीं माना, हाई कोर्ट के उस दिशा निर्देश को माना जिसमें उन्होंने श्रीनिवास से पूछताछ की, दिलीप पांडे से पूछताछ की। सवाल यह है कि एक ही परिस्थिति के भीतर में दो अलग अलग स्थितियां निकल कर आती हैं और उसमें बहुत साफ तौर पर दिल्ली पुलिस कानून के तहत भी काम कर रही है या नहीं कर रही, यह भी सवाल होता है। हमें लगता है कि इसको जरा सा आगे ले जाइएगा तो आपके जहन में बिहार भी आ जाएगा, पप्पू यादव भी आ जाएंगे। पप्पू यादव इस कोरोना काल के वक्त जब एम्बुलेंस के स्कैम को बताने निकले और मीडिया को बताने निकले, मास्क भी लगा हुआ था, मीडिया पर्सनल के लोग भी वहां पर थे और बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के सांसद, मंत्री रूड़ी किस रूप में वहां पर एम्बुलेंस को बंद किया, तो उनके खिलाफ 1989 की फाइल खोल दी गई। और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हमको लगता है यह भी आपको जानना चाहिए। 1989 में पप्पू यादव के खिलाफ एक किडनैपिंग का मामला था और द हिंदू अखबार के पत्रकार हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की। उस रिपोर्ट के जरिए यह जानकारी बहुत साफ तौर पर मिलती है, अमरनाथ तिवारी की यह रिपोर्ट है। उन्होंने उस राजकुमार यादव के बारे में जानकारी हासिल की कि जिसका किडनैप 1989 में पप्पू यादव ने किया था, जो कि एफआईआर दर्ज है। उस राजकुमार यादव ने कहा दरअसल वो कंफ्यूजन था, हमारा कोई किडनैप नहीं हुआ था। तो आप कल्पना कीजिए कैसी कैसी परिस्थितियां इस देश के भीतर सरकार सत्ता की
परिस्थिति को बचाने के लिए की जा रही है, यानी उन पर कोई आंच ना आए, उनसे कोई सवाल ना पूछे। सवाल अब इसके बाद का है कि असल में वैक्सीन की हकीकत है क्या और इस देश के भीतर की हकीकत क्या है, क्योंकि जिनकी मौत हुई है कमोवेश हर परिजन और हर घर के भीतर के परिजनों का दर्द है, उसने कुछ ना कुछ खोया है। एक लंबी फहरिस्त है जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया, हम फिर आपको बता दें। जो बैंकर्स हैं देश भर के भीतर में 1200 से ज्यादा बैंकर्स की मौत हुई है। बैंकर्स आज भी गुहार लगा रहे हैं कि हमको वैक्सीन मिलनी चाहिए और वैक्सीन की कोई व्यवस्था अभी तक बैंकर्स के लिए नहीं की गई, जबकि सरकार के सारे काम बैंकर्स के जरिए ही हो रहे हैं। वैक्सीनेशन उनका क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है उनकी तरफ से मांग की गई और कल ही मांग की गई कि वैक्सीनेशन की स्थिति हमारे साथ जोड़िए, तो प्राथमिकता हमें दीजिए, तो क्योंकि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस पूरे तरीके से सरकार का काम करती है और दिल्ली के भीतर 100 से ज्यादा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस से जुड़े हुए जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उनकी मौत हो चली है। वैक्सीनेशन कितनों का हुआ यह एक सवाल है, लेकिन वैक्सीनेशन की मांग अब भी ये कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुतों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, जो स्थिति निकल कर आई उसमें डॉक्टर्स, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने जब जानकारी दी कि पहली लहर में 756 डॉक्टर की मौत हुई और दूसरी लहर में 200 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चली है, उनके साथ भी तुरंत की परिस्थिति थी कि उसमें से कई डॉक्टर्स सिर्फ अपने काम में लगाए, वॉरियर्स के नाम पर चीजें चल रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ डॉक्टर्स वैक्सीनेट नहीं हुए थे। वैक्सीनेशन की परिस्थिति के भीतर हमें लगता है कि सरकार ने इस दौर में क्या किया, और आप जब इस बात को लेकर बेचैन हैं कि जो वैक्सीनेशन था, जो वैक्सीनेशन बाहर दूसरे देशों में भेजा जा रहा था, वो कितने देशों में भेजा जा रहा था? दुनिया के तमाम देशों की पूरी लंबी फहरिस्त निकल कर आती है जिन जगहों पर वैक्सीनेशन भेजा जा रहा था। लेकिन सवाल यह नहीं है उन देशों का नाम ले, हम आपको एक जानकारी दें कि जनवरी से वैक्सीनेशन भेजना शुरू किया गया। जनवरी में भेजा गया, फरवरी में भेजा गया, मार्च में भेजा गया और अप्रैल में भी भेजा गया, यानी जिस वक्त दूसरी लहर भारत में छा चुकी थी, हर 2 लाख से बढ़ते बढ़ते जिस वक्त 3 लाख 4 लाख की स्थिति आ गई थी दिल्ली और देश के भीतर में, सबको मिला दीजिएगा, तब भी वैक्सीनेशन दूसरे देशों को भेजा जा रहा था। सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने कोविड-19 अपडेट्स के नाम पर एक पेज क्रिएट किया है। उसमें जानकारी दी गई कि दरअसल जनवरी, फरवरी, मार्च तो ठीक है, अप्रैल के महीने में भी 10 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को और 16 अप्रैल को, 4 तारीख को दुनिया के 9 देशों में वैक्सीनेशन भेजा गया। उसमें गुनिया है, उसमें पपुआ न्यू गिनी है, उसमें सीरिया है, उसमें जाम्बिया है, उसमें कैमरून है, उसमें अल्बानिया है, सारे देश हैं। जो आखिरी दिन था वो 16 अप्रैल का था जब सीरिया में वैक्सीनेशन भेजा गया और वैक्सीनेशन की संख्या थी 2,56,800। अलग अलग देशों में, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भेजा गया, 1,03,00,000। म्यांमार को भी दिया गया 37 लाख, नेपाल को दिया गया 24,48,000, श्रीलंका को दिया गया 12,64,000, ब्राजील को 40 लाख वैक्सीनेशन भेजे गए, मोरक्को को 70 लाख भेजे गए, मालदीव को 3,12,000 भेजे गए। ये पूरी फहरिस्त है। साउथ अफ्रीका को 10 लाख भेजे गए। और तो और स्थिति यह है कि जिस सारे वैक्सीनेशन के भीतर में, जिस देश के भीतर, जिस छोटे से देश में, नीरव मोदी याद है आपको, उनके साथी याद हैं, मेहुल चौकसी ने जिस देश में शरण ली है उस देश का नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। उस देश को भी 27 फरवरी को 40,000 वैक्सीनेशन दिए गए। भारत की विदेश नीति जिन देशों के साथ है और भारत की विदेश नीति जिन दोस्तों के जरिए साथ है, वो सारी चीजें आपके आंखों के सामने है। कांगो को भी दिया गया 17,66,000, नाइजीरिया को दिया गया 40 लाख, सऊदी अरब को दिया गया 45 लाख, सबको मिला दीजिएगा तो 6,63,69,800 वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में बांटी गई। यह वो दौर नहीं है जिस दौर में हमें अपनी विदेश नीति के जरिए प्रूव करना है या भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराना है और अपनी दान परंपरा को हमको दुनिया को बताना है। यह वो दौर नहीं है। आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में भारत के भीतर में 18 करोड़
2 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं, जिसमें फुल्ली वैक्सीनेटेड